कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका पाथ ऑफ स्टडी पे। वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जो है ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई भी गलती हो, कैसी भी गलती हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। कमेंट में बताइएगा कि मैं क्या और कुछ चेंज कर सकता हूँ, उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, ये तो सबसे पहली चीज़ हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि ज्योग्राफी का आपका पहला चैप्टर है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले पाथ ऑफ स्टडी। हमारे दो चैनल हैं। इस पाथ ऑफ स्टडी पे क्लास 9 और 10 दोनों के लेक्चर्स मिलेंगे एसएसटी के। साइंस के भी लेक्चर्स जल्द से जल्द आएंगे। और अभी इस पे 9th और 10th के एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के भी लेक्चर मिलेंगे आपको। ठीक है, वहीं हमारा एक और चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब करिए, लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, पाथ ऑफ स्टडी हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, इस पे आपको हिंदी और इंग्लिश के भी चैप्टर मिलेंगे, तथा बेसिक रेलवे नॉलेज। बेसिक रेलवे नॉलेज, बेसिक रेलवे नॉलेज यानी कि आपको जल्द से जल्द रेलवे के भी छोटे छोटे क्लासेस मिलेंगे, और वो भी जल्द ही जल्द मिलेंगे और अच्छे वे में मिलेंगे, आपको समझ में भी आएगा। अब देखिए, जो कि ये पहली वीडियो है, तो सपोर्ट सब लोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए मुझे भी। ठीक है, और सपोर्ट करिए। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ाने का तरीका आपको जैसा लगे वैसा बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का हम पहला लेक्चर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं, तो हमारे पहले लेक्चर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बहुत ही कम समय में हम चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, और मेरी फर्स्ट वीडियो, तो थोड़ी सी ये वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आपको ये एक एक चीज़ इस चैप्टर का अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी मैं अपनी दे दूंगा, उसमें भी जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली भाषा में तो अगर हम पूछें तो रिसोर्स क्या होता है, तो रिसोर्स देखिए, रिसोर्स अगर सीधा सीधा कहेंगे तो रिसोर्स आर दोज थिंग्स, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच वी यूज टू सेटिस्फाई ऑन। मतलब ऐसी चीज़ें ना जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करें, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो हमारे द्वारा, ठीक है, यूज़ किया जाए, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मार्कर है, तो ये मेरे द्वारा यूज़ किया जा रहा है, प्लस मेरे लिए एक रिसोर्स किस वे में है, क्योंकि ये मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इस पे लिखना चाहता हूँ और ये उस पर मुझे हेल्प कर रहा है, तो एक तरह से ये मेरी नीड्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ समझ में आपको आ गई होंगी। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो देखिए, रिसोर्स को हम 4 बेसिस पे बांटते हैं। पहला है ओरिजिन, दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और चौथा है ओनरशिप। अब ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी और ये सारी चीज़ें हम इसको इतने कम टाइम में और कम अच्छे तरीके से समझेंगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ।
देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन में दो चीजें आती हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। अब बायोटिक और एबायोटिक की अगर हम बात करें तो बायोटिक वो होती हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, क्लियरली मैं बताऊं लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। एबायोटिक क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, और बायोटिक हमारी लिविंग थिंग्स हो गई। मतलब अब हम बात करेंगे एक कार का एग्जाम्पल लेके, ठीक है। एक कार है तो वो क्या लिविंग है या नॉन लिविंग, मतलब इसका ओरिजिन क्या है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। ये कार है, इसका ओरिजिन क्या है, ये बायोटिक है कि एबायोटिक है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ऑफ कोर्स नॉन लिविंग है, मतलब इसका ओरिजिन क्या है, एबायोटिक है। क्लियर, ये चीजें। अब बात करते हैं हम एग्जॉस्टिबिलिटी की। एग्जॉस्टिबिलिटी में भी दो टाइप आती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा किसी भी केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम फिर से उनको रिन्यू करके यूज कर सकें, और नॉन रिन्यूएबल जिनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल। अब मतलब कार चल रही है, पेट्रोल निकल रहा है, तो मतलब जल रहा है पेट्रोल, तो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को मैं क्या कह। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपने सबसे फेमस एक पढ़ा होगा, कैंडल। कैंडल पिघलती है, वैक्स उसमें से तब भी निकलता है, और उस वैक्स को फिर से जमा के हम चाहे तो फिर से फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसको दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल समझ में आ गया। तो ये कार क्या है, एबायोटिक है, ये तो समझ में आ गया। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या है, क्या ये खत्म होगी या फिर रिन्यू हो सकती है। तो आज के टाइम पे तो देखा जाए तो इसको रिन्यू किया जा सकता है, अगर एक्सीडेंट होने के बाद भी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन एक तरह से देखें तो ये हम इसको रिन्यूएबल में रख सकते हैं। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। जैसे गर्मी बहुत है और गर्मी का कारण भी पेट्रोल ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। खैर चलिए, अब बात करते हैं हम ओनरशिप की। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के भी बारे में हम जरूर बातें करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं ओनरशिप के बारे में। ओनरशिप के बारे में हम इसलिए अभी पहले बात कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसीलिए पहले हम इसको कवर करते हैं। ओनरशिप में हमारे आती हैं दो तरह की रिसोर्सेज, सॉरी 4 तरह की रिसोर्सेज आती हैं, सॉरी 4 तरह की आती हैं रिसोर्सेज, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ओनरशिप में पहली आती है इंडिविजुअल, दूसरी रिसोर्सेज में आती है कम्युनिटी, उसके बाद आती है नेशनल, और फिर इंटरनेशनल। ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअल क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, नेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, ये सब मैं आपको अच्छी चीजें मैं बताता हूं। देखिए दोज रिसोर्सेज ओन्ड बाय प्राइवेटली, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर किसी रिसोर्स को ओन किया गया है तो हम उसे इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब अगर मान लीजिए कार मेरी है तो ये क्या होगी, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, मतलब ये सिर्फ मेरी है भाई, इस पर मेरा ही हक है और किसी को मैं इसको यूज करने के लिए नहीं दूंगा, मतलब नहीं कि पूरे मोहल्ले इसको यूज कर रहे हैं, ये चीज नहीं हो सकती है। कम्युनिटी रिसोर्सेज में होता है जो कि एक कम्युनिटी के द्वारा, जैसे पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क जैसे कि आप समझ सकते हैं, पब्लिक पार्क ये नहीं ना कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ही सिर्फ बना होता है, उसको पूरी कम्युनिटी, एक मतलब एक समझिए आपका पूरा एक मोहल्ला यूज कर रहा होता है। नेशनल रिसोर्सेज में भी ऐसे रिसोर्सेज जैसे जो पूरे नेशन के द्वारा कंट्रोल किए, जैसे रेलवे, रोड्स, तो ये सब किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है, कम्युनिटी का नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं गोरखपुर में रहता हूं, तो जो गोरखपुर की जो रोड होगी, गोरखपुर की मैं गोरखपुर में रहता हूं, ठीक है, और मैं मोहल्ले में रहता हूं माधोधाम रोड पे, ठीक है, माधोधाम रोड पे रहता हूँ, तो ये नहीं है ना किसी माधोधाम वाले ही इसे यूज करेंगे, वो पूरा गोरखपुर इसे यूज कर सकता है। तो इस ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, नेशनल रिसोर्सेज यूज कहते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो देखो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये किसी एक देश के द्वारा नहीं यूज किए जाते हैं, ठीक है। मैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एक कंट्री है बी, ठीक है, अब ऐसा है इतना ये ओशन के बीच में है कंट्री, इतना ओशन का एरिया जो है ए के
अंडर में आता है, यानी कि इतना ओशन का एरिया कौन से रिसोर्सेज में आ गया, नेशनल रिसोर्सेज में, और बी के अंदर भी इतना रिसोर्सेज आता है। अब एक दिन बी ने प्लान किया कि वो ए के साथ कुछ क्या बोलते हैं, सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो इन एरिया का यूज कैसे करेगा, तो उसे सारी कंट्रीज से परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा एक साइन कराना रहता है कुछ, उसके बाद ही वो फिर इतने एरिया को यूज कर सकता है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो अब ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे, और ये जो है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसे भी कवर करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा। आइए, तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में भी 4 तरह के चीजें आती हैं। पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा आता है डेवलप्ड, तीसरा आता है स्टॉक, और चौथा आता है रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज, the resources which are found in a region and they have potential to satisfy human needs but their utilization has not started because technology is expensive। समझे मेरी बात को। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता भी होती है, लेकिन फिर भी उन पर काम इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना, मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है, इसके कारण इन पर काम नहीं किया जाता है। वही बात करें डेवलप्ड रिसोर्सेज की, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा यूज की जा रही हैं, उनके द्वारा कल्चरली एक्सेप्टेबल है और उसके द्वारा यूज की जा रही हैं और डेवलप्ड है पूरी तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। वही बात करें स्टॉक की, तो आइए स्टॉक के बारे में भी जानते हैं। स्टॉक, the resources which have potential to satisfy human needs but there is no appropriate technology to assist them। ये देखिए, ये सबसे अच्छा रिसोर्स आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें पूरी क्षमता है कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, बट हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम इस पर काम करें। जैसे अब वाटर देखिए, वाटर में हाइड्रोजन जो है बहुत बढ़िया गैस का फ्यूल का काम कर सकता है, वहीं ऑक्सीजन आप तो जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ये उसके लिए काम कर सकता है। लेकिन H2O ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे हम इस चीज को अलग कर सकें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब रिजर्व्ड क्या होता है, तो रिजर्व्ड वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को सेटिस्फाई ना करना पड़े उसके लिए। समझ रहे हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, मैंने सॉरी गलत बोल दिया, कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े उसके लिए इसको रखा जाता है रिजर्व्ड रिसोर्सेज को। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं खत्म। अब देखिए रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, ये तो सबको पता है, लेकिन अगर किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ में रिसोर्सेज चली जाती हैं तो वो जरूर है कि उसका गलत तरीके से ही उपयोग करेगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए एक टर्म लाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, और यहाँ ऐसे वे में यूज़ किए जाने चाहिए जिससे फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज भी ना हो। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। तो ऐसे मतलब
बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है, ये एक टर्म है, इसको याद रखिएगा, एजेंडा 21। ठीक है, अब ये एजेंडा 21 क्या है, तो होता क्या है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए एक फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट होता है, जिसमें 100 हेड्स बैठे रहते हैं, लगभग 4 स्टेट्स के। ठीक है, और ये एजेंडा 21 बाई RIO अर्थ। ठीक है, अब देखिए, इट इज डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड 21 इन 1992। ये 1992 में इसको साइन किया गया था। और मैं ये बता दूं कि एट द यूनियन स्टेशन कॉन्फ्रेंस एट द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूनिसेड। ठीक है, इसको यूनिसेड नाम से याद है, मतलब ये डिक्लेरेशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए हेड्स के द्वारा, जो कि 4 स्टेट्स के जो बैठे थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर बैलेंसिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। ठीक है, मतलब रिसोर्स को बचाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। राजस्थान इज वेरी वेल इन्वर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान के पास, आप तो ऐसे ही जानते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा धूप होती है, वो बहुत बढ़िया सोलर एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन बहुत ही कम वाटर रिसोर्सेज हैं उसके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है एक नया टॉपिक, जिसे हम जल्दी से शुरू करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ी बहुत मुझसे मिस्टेक हो सकती है, और थोड़ा सा मैं खुद ऑकवर्ड हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को देखिएगा। बट पूरा अपना 100% देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। सपोर्ट करिएगा, आगे तक सुधरेगा। अगर अभी नहीं है तो प्लीज़ सपोर्ट। ओके, अब यहाँ पे आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में रिसोर्स कैसे प्लान हुआ, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, तथा आपकी जो NCERT है उसमें भी ये लिखा, आइडेंटिफाई द कंट्री डेट वेयर इज द रिसोर्सेज एंड वेयर इज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो कि ये इंडिया का मैप है, समझ लो बस इसी तरह। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो हम देखते हैं कि यहाँ एक कंट्री है A, एक कंट्री है B, एक कंट्री है C, एक कंट्री है D। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कंट्री में क्या है। मतलब यहाँ पे मान लो सोलर एनर्जी के मतलब धूप बहुत ज़्यादा है, तो सोलर एनर्जी हो सकती है। तो हम सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे किस रिसोर्सेज की कमी है, कहाँ पे किस रिसोर्सेज का यूज़ बढ़िया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर सर्वे, मैपिंग, क्वांटिटिंग सारी चीज़ें की जाती हैं कि कहाँ से, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ये प्रोग्राम है उसके ये इंटरनेशनल प्रोसेस से गड़बड़ हो जाए कुछ। ठीक है, उसके बाद वी स्टार्ट टू मेक प्लानिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। फिर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, सबको अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मिलाते हैं, मतलब सब कुछ चेक वगैरह करते हैं, और उसके बाद फिर उस पर और काम करते हैं। इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजीज भी बनती हैं। अब देखिए वो ऐसा क्यों, रिसोर्सेज के होने से ही सिर्फ कुछ नहीं होता है भाई। देखो ये सीधी सीधी बात है, रिसोर्सेज के होने से ही सिर्फ कुछ नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का भी होना ज़रूरी है। अगर मान लो कोई कहे ये ज़मीन है, इस ज़मीन के नीचे बहुत पानी है, ठीक है, बहुत पानी है, और ये गांव है, यहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है, तो यहाँ पे अब इसके बाद कोई कहे कि यहाँ तो पानी बहुत है, इसको निकाला जाए, लेकिन रिसोर्स तो है। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो क्या ये पानी निकल सकता है? ऑफ कोर्स नहीं निकल सकता है।
तो रिसोर्सेज के ही होने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, हमें हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, देयर आर मैनी रीजन्स इन इंडिया दे आर रिच इन रिसोर्सेज बट लैक्स आर। आइए, महात्मा गांधी सेड अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। अब ये जो है ना, देखो ये एक क्वेश्चन अराइज करता है बोर्ड में, आपके ये जो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया अराइज करेगा, महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। अब देखिए ये स्टेटमेंट कहता क्या है, इसका ये मतलब है कि रिसोर्सेज दुनिया में इनफ है मगर किसी लालची व्यक्ति के लिए नहीं। क्योंकि देखो, अगर किसी भी लालची व्यक्ति के पास अगर रिसोर्सेज चली जाएंगी तो डेफिनेटली उसका गलत तरीके से प्रयोग करेगा। ठीक है, वो नेचर को नुकसान पहुंचाएगा और एजेंडा 21 के भी खिलाफ जाएगा और इन रिसोर्सेज को आम आदमी तक नहीं पहुंचने देगा। ये इसका क्लियर ब्रीफ मतलब है। मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, अब मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये जस्टिफाई द स्टेटमेंट में करके ये आता है, क्योंकि देखिए मैं इसी साल पास आउट हुआ हूँ 10th से, तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मैं वो भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन बस ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे, सब कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। नोट्स भी इस चैप्टर के मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, जल्द ही मिलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आते हैं अब हम अपने एक और नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेस। अब देखिए, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हम लैंड पे ही रहते हैं, कई तरह की डिफरेंट वेज होती हैं, जैसे खेती बाड़ी, घर, ज़मीन, जो भी है, मतलब बहुत चीज़ आपने लैंड के बारे में सुना होगा। थोड़ा सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। हमारे जो है प्लेन लैंड वो 43% है। ठीक है, वहीं माउंटेन्स जो है वो 30% है, और वहीं प्लेट्यू की बात करें तो वो 27% है। ये जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करते रहिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो फिर से जाओ, शुरुआत से वीडियो को पॉज करो और स्टार्ट करो और सारी चीज़ें नोट डाउन करो, और उसके बाद एनसीईआरटी रीड कर लो, आपको ईजिली हर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब देखो, हाउ द लैंड यूटिलाइज इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूटिलाइज कैसे है? सबसे पहले तो है हमारा फॉरेस्ट, लैंड नॉट एप्रूवेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरर एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट नो एग्रीकल्चर यूज बिल्डिंग रोड फैक्ट्रीज। मतलब जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो गया है, कुछ ऐसे वेस्ट लैंड है जहाँ पे मतलब कूड़ा वगैरह जो गिराते हैं लोग। दूसरा, लैंड पुट नो एग्रीकल्चर यूजेस। ठीक है, तो ये हो गया। परमानेंट फॉर ग्रेजिंग लैंड, मतलब जो गाय भैंस को खाली चराने के लिए ऐसी ज़मीनें। ठीक है, लैंड अंडर ट्रीज एंड क्रॉप्स, फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पे एक टर्म आता है, इस टर्म को आराम से समझो, फैलो लैंड्स। क्या होता है ये फैलो लैंड्स? तो देखिए, फैलो लैंड्स पहले तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है करेंट फैलो लैंड्स, तो लिख दे रहा हूँ एफएल। ठीक है, करेंट फैलो लैंड्स ऐसे लैंड्स होते हैं जो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन 1 और लेस देन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा जिस लैंड पर खेती नहीं हुई होती है उसे हम कहते हैं करेंट फैलो लैंड्स। ठीक है, मैं मान रहा हूँ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरी शॉर्ट लेक्चर्स जस्ट कंप्लीटेड 9th 10th सभी लेक्चर, लेकिन देखिए ये चैप्टर ही आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, और प्लस की जो भी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बट बाकी जो भी लेक्चर्स होंगे वो बहुत ही कम समय में 11 मिनट 20 मिनट 25 मिनट इतने पे ही जाएंगे। बाकी ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हिस्ट्री वगैरह के भी लेक्चर्स थोड़े से जाएंगे, क्योंकि देखिए अब अगर मैं चाहूँ तो ये ऐसा नहीं है चैप्टर मेरे को क्या है, मैं इसको 20 से 25 मिनट के अंदर आराम से निपटा दूंगा, लेकिन
समझ में आपको आना चाहिए। अगर आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए, अब एक और होते हैं अदर देन करेंट फेलो लैंड्स, अदर देन करेंट फेलो लैंड्स, ठीक है। CFL ऐसे ही लिख देता है। CFL मतलब वो पहले एक बल्ब आता था, अब तो सब LED हो गया, जमाना बदल रहा है, ठीक है। जिस पे 1 से 5 साल, बस यही है, 1 से 5 साल से जिस पे ज़्यादा खेती नहीं हुई होती है उसे हम कहते हैं अदर देन करेंट फेलो लैंड्स, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फॉरेस्ट। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर यहाँ रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो आपका मतलब जो लाइफस्टाइल होगा काफ़ी अलग है, लेकिन फॉरेस्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं। अब कौन लोग, तो मैं क्या आपको बताऊंगा, आप खुद जानते हो, आदिवासी, कई लोगों का लिवलीहुड इस पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, forest area in the country is far lower than the desired 33% of the zoo are according to the National Forest Policy 1952. It wants the India 33% land should be covered the forest. देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा, जो कि 1952 में बनी हुई है, मैं लिख दे रहा हूँ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में बनी है, इसके द्वारा ये कहना है कि इंडिया का लैंड 33% से फॉरेस्ट कवर्ड होना चाहिए। लेकिन एरिया ऑल्सो हैव वेस्टलैंड, फॉरेस्ट एरिया के पास भी वेस्टलैंड होते हैं, जिसमें आता है रॉकी। तो ये हमारे KGF के रॉकी भाई नहीं है, रॉकी मतलब जो पथरीला आप समझते हो, ठीक है। डेजर्ट एरिया, इसको वेस्ट में भी कहते हैं, और एरिड एरियाज, ठीक है। अब देखो लैंड डिग्रेडेशन, अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब वेस्ट लैंड कैसे होता है, मतलब जमीन बर्बाद कैसे होती है, अगर मैं सही शब्दों में बताऊँ तो देखो, प्रेजेंट टाइम पे 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड वेस्ट है इंडिया में, मतलब समझ लो 130 हेक्टर वेस्ट लैंड है इंडिया में। Approximately 28% it belongs to the category of forest regarded area, ठीक है। मतलब कुछ फॉरेस्ट एरिया 28% इसका फॉरेस्ट एरिया में ही आता है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन में। तो कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन में आप भी जानते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, पेड़ काटना, ज़्यादा जानवर चराना, ठीक है। माइनिंग कॉज डिफॉरेस्टेशन एड डस्ट टू द एटमॉस्फेयर, ओके, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड फॉर एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब सोल्यूशन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, अब इस ऐसा क्या करें कि लैंड डिग्रेडेशन यानी कि ज़मीन की बर्बादी ना हो, तो बचपन से सिर्फ हम पढ़ते आ रहे हैं, अपनाया तो आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी नहीं है। एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, ये प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, ये अभी एक लास्ट में एक टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पे होता है हमारा ओवर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो लेक्चर समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, और अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। और जो भी अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो उस पर तुरंत कमेंट करो कि हाँ हाँ भैया मुझे ये प्रॉब्लम है। मेरा नाम अंकित है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, अंकित कुमार मेरा नाम है, और ये प्रॉब्लम आ रही है भैया, ऐसी है, दिक्कतें हैं। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत अगर आती है तो नीचे कमेंट में सीधा लिखो, मैं उस पर तुरंत काम करूँगा, ठीक है। तुरंत आपको रिप्लाई भी मिलेगा, उस पर तुरंत मैं उस चीज़ को सही करूँगा, ठीक है। सॉइल, सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सपोज डिफरेंट लाइफ्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। सही बात है, सॉइल तो प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा रोल प्लांट ग्रोथ में उसका प्ले होता है। प्लस हम भी अगर खाना वगैरह जो खाते हैं तो हमारे लिए भी सॉइल देवता से तो कम नहीं है, ठीक है। लेयर्स ऑफ सॉइल जो कि आप पढ़ते आ रहे हो, टॉप सॉइल, सब सॉइल,
रॉकी वगैरह, ये सब जो है आपके एनसीईआरटी में एक दिया है इमेज, आप वहाँ देख लो। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल, पढ़ने वाली चीज़ें यहीं से हैं और यहाँ पे पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझिए, रुकिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, समझे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में देखो, इंडिया में कई तरह की सॉइल्स पाई जाती हैं, कई तरह की, बहुत सी सॉइल्स है और कुछ सॉइल्स इसमें दी गई हैं, उनके बारे में देखिए। अब इन सॉइल्स के बारे में मैं यहाँ पे पढ़ा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना याद करने वाली हैं। नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें से आपको ये पढ़ लेना है। एनसीईआरटी में भी आपकी दी हुई है, ये पढ़ के याद करना है। ये समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एल्यूवियल सॉइल। मैं रिपीट करता हूँ, आप अपने बुक में अंडरलाइन करिए, उस चीज़ को याद करिएगा, ठीक है। नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें भी आप टेंशन मत लीजिए। दिस इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है। द एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। नदर्न प्लेन्स जो है, एंटायर जो नदर्न प्लेन्स है वो एल्यूवियल सॉइल से ही बना है। ये हाईली फर्टाइल है, ठीक है। और ये 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम से डिपॉजिट होता है, जो कि है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल जो है कंजिस्ट जो होता है सिल्टी और क्ले होता है ये थोड़ा सा, ठीक है। और अब देखिए, एल्यूवियल सॉइल के भी 2 टाइप होते हैं। इसमें एक आता है हमारा खादर और बांगर, इसके बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, खादर और बांगर। कुछ नहीं है, एक का याद करना है, बाकी उल्टा है। खादर जो होता है नए तरह का एल्यूवियल सॉइल होता है। इसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स होता है। कंकर नूडल्स मतलब आप समझ सकते हो, कंकड़ गिट्टी बालू समझते हो, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशंस होते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसके। और इट इज़ मोर फर्टाइल। वही बात करें, मैंने कहा कि उल्टा होगा, तो बांगर में ओल्ड तरह का एल्यूवियल सॉइल होता है, हायर कंसंट्रेशंस ऑफ कंकर नूडल्स होता है, और इट हैज़ लेस पार्टिकल्स, लेस फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और ये लेस फर्टाइल भी होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉइल पे, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल। इट इज एन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। ये कॉटन ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। और सुनिए, मेड ऑफ लावा फ्लोज वेदरिंग ऑफ द इंजीनियस रॉक, डेवलप क्रैक ड्यूरिंग समर फॉर सर्टेन, मतलब ड्रॉट सुना ही होगा आपने, ड्रॉट पड़ जाना, तो यहाँ पे हो जाता है समर रीजन, मतलब अभी जो है समर रीजन चल रहा है, तो इस पे डेफिनेटली ड्रॉट पड़ गए होंगे। क्लेई पार्टिकल्स होते हैं इसके, हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें होता है, और पुअर फॉस्फोरस कंटेंट होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सॉइल की ओर, जो कि है रेड एंड येलो सॉइल। ये जितनी चीज़ें हैं आपको ये याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, इसमें समझने वाली चीज़ें नहीं है, आप इसको याद कर लो, ये इसमें कुछ नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। रेड सॉइल डेवलप्स क्रिस्टलाइन इंजीनियस रॉक इन एरियाज एट लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये पाया कहा जाता है, तो जहाँ पे लो रेनफॉल होती हैं, जैसे ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स of the middle, in the parts of Odisha, छत्तीसगढ़, southern parts and the middle गंगा प्लेन में इसको पाया जाता है। रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सॉइल की ओर, जिसका नाम है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, मतलब गर्मी होती है, और हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे ये लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंस्टेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ठीक है, हैवी रेनफॉल होती है उसके द्वारा ये बनता है। एसिडिक होता है ये,
अकर्स इन सदर्न स्टेट्स महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और सदर्न स्टेट्स में ये पाया जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल की ओर, जिसका नाम है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल ये राजस्थान में पाई जाती है। रेड टू ब्राउन इन कलर होती है, सैंडी इन टेक्सचर होती है, मतलब बालू, समझ रहे हैं ना, और सेलेनिन इन नेचर होती है। लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर होता है इसमें। विथ इरिगेशन द सॉइल इज कल्टिवेटेड और कंकर्स आर फाउंड इन द लोअर हॉरिजन्स ड्यू टू कैल्शियम कंसंट्रेशन। कंकर नूडल्स जो मैंने आपको अभी बताया था। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट सॉइल। ये माउंटेन्स में पाए जाते हैं। लो एंड सिली इन द वैली साइड्स ऑफ द ग्रेडिएंट और द अपर स्लोप्स, समझते हैं, प्लेट्यूज वगैरह पे भी। सॉइल एक्सरसाइज एसिडिक विथ लो ह्यूमस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपका ये खत्म हो गया है। सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यहाँ पे होता है। सॉइल इरोजन। तो देखो, सॉइल इरोजन में सबसे पहले सॉइल इरोजन होता क्या है, तो मैं बताऊं तो रिमूवल ऑफ सॉइल कवर एट द सब्सटेंस, मतलब टॉप सॉइल, टॉप लेयर समझते हो ना, जैसे ये सॉइल है और इसकी ये टॉप सॉइल है। ठीक है, दिख रहा होगा, ये टॉप सॉइल है। इसका रिमूव होना ही, इसे ही हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, अब ये होता कैसे है, तो देखो, सॉइल इरोजन के भी दो तरह के इरोजन होते हैं। पहला होता है गली इरोजन और दूसरा होता है शीट इरोजन। अगर आप कहीं खेलते वगैरह होगे किसी जिस ग्राउंड में, और वो अगर थोड़ा मतलब मिट्टी के ग्राउंड में अधिकतर लोग खेलते हैं, ठीक है, देखते होगे जब बारिश होती होगी तो जो पिच होता होगा जहाँ पे तुम खेलते होगे उस पे पानी नहीं जमता होगा, मतलब बॉलिंग साइड जो होती है उधर जम जाता होगा, बैटिंग साइड भी होता होगा जम, बीच में नहीं जमता होगा। जो जमता होगा पानी वो किनारे जमता होगा, पता है क्यों? और यहाँ देखोगे ना तो ऐसे ऐसे लगेगा कि नाली नाली बनी हुई है, उसके किनारे से पानी आ आके सारा यहाँ पे जमा हो चुका है। उसी को हम बोलते हैं गली इरोजन। मतलब जब गली के चेम्बर्स में, जैसे मान लो ये पूरी जमीन है और यहाँ पे एक गली बन गई, ठीक है, मिट्टी की बनती है, और सारा जो पानी है वो बह के धीरे धीरे इधर से बह गया, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन, सॉरी गली इरोजन। दूसरा आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन कुछ नहीं है, ये मान लो ये सॉइल है, पानी आया पूरा ऐसे एक ही साथ लेके चला गया, उसे हम बोलते हैं शीट इरोजन। अब देखो ये टर्म याद रखना, लैंड आफ्टर गली इरोजन बिकम अनकल्टिवेटेड एंड नोन एज बैड लैंड। अब देखो जो मैंने बताया ना, गलीज जो बन जाती है, जो चैनल जो बन जाते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं रेविन्स, ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है, रेविन्स। क्या बोलते हैं? रेविन्स। जो ये जो गली जो बन जाती है, जो चैनल्स जो बन जाते हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं रेविन्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक और नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका लास्ट टॉपिक, सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन को हम कैसे बचा सकते हैं, तो इसके कुछ मेथड्स हैं, जिसमें पहला है काउंटर प्लगिंग। अब ये काउंटर प्लगिंग क्या होता है तो मैं बताता हूं, थोड़ा सा वेट करिए। काउंटर प्लगिंग में क्रॉप्स को कुछ इस वे में लगाएं, ठीक है, स्लोप्स के वे में लगाएं, जिससे कि हवा का भी प्रेशर और सॉइल, जब पानी आए तो पानी धीरे 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 होकर स्लो हो जाए, जिसके कारण शीट जो सॉइल जो होगी वो टॉप लेयर नहीं हटेगी। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिप्स क्रॉपिंग की ओर। स्ट्रिप्स क्रॉपिंग क्या होता है, तो स्ट्रिप्स क्रॉपिंग इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब इस तरह करके क्रॉप्स को लगाया जाए। आप इमेज देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे,
आप इमेज देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं शेल्टर बेल्ट की। याद करिए मैंने बोला था शेल्टर बेल्ट, लास्ट में एक छोटा सा टर्म है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है। शेल्टर बेल्ट्स का कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा मतलब है कि क्रॉप्स को बचाना, सॉइल को बचाना। अब बचाते कैसे हैं, देखिए ये रहा हमारा मान लीजिए क्रॉप्स, इसके बगल में लगा दो पूरे घास, ठीक है, घास यहाँ पे भी लगा दो घास। इससे क्या होगा, इसको 360 प्रोटेक्शन मिल गया कि हाँ भाई अगर हवा आएगी तो घास से होके गुजर के धीरे हो जाएगी, जिससे सॉइल को भी नुकसान नहीं होगा। पानी भी अगर घुसेगा तो वो भी आके धीरे 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 होके नुकसान नहीं होगा। वहीं पे एक तरीका का और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ये टाइप का, ये रहता है इस तरह का, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। इस पे जो होंगे इस पे लगा दो पेड़, लगा दो, ठीक है, ट्री लगा दो या फिर ग्रासेस ही लगा दो, और यहाँ पे लगा दो क्रॉप, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक और ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही मज़ा आया पढ़ने में और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। काफ़ी अच्छी अच्छी इसमें नॉलेज भी मिलती हैं और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अब एक काम की बात, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो भी चीज़ ना समझ में आई हो क्लियर कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो, ठीक है। तुम्हें रिप्लाई भी मिलेगा, समझाऊंगा भी मैं, या फिर इंस्टाग्राम पे लिंक भी दे दूंगा, आराम से तुम जा सकते हो, वहां पे मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। और तुरंत आराम से तुम्हें वहां पे भी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। जल्द ही 9th के भी लेक्चर्स आएंगे, साइंस के भी लेक्चर आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के भी लेक्चर्स मिलेंगे। और जो कि मैं आपको बता दूं कि समर वेकेशन आप लोग का लगभग सबका बीत चुका होगा, ठीक है। अब जिसका चल रहा होगा सो चल रहा होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 9th 10th, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और मैं बता दूं मैं 10th पास हूँ, तो आप लोग का लगभग बीत चुका होगा समर वेकेशन। तो मैं थोड़ा सा देर से तो आया हूँ, लेकिन वादा करता हूँ आपसे कि आपका सिलेबस मैं फुल अपॉन टू फुल कंप्लीट करा के ही रखूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि देखिए देर से आने वाले ही तूफान मचाते हैं। पहले जो आता है वो तो जो करना होता है करके चला जाता है, लेकिन देर से जो आता है ना वो तूफान ही मचा के जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, और जो चीज़ ना समझ में आई हो पूछना, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, कम से कम 1K करा दो, क्योंकि प्राइवेट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। तो 1K कराओ, जल्द से जल्द 1K कराओ, आपको और भी बढ़िया लेक्चर्स मिलेंगे और मज़ा सब में आएगा, ठीक है। मज़े के साथ पढ़ेंगे। तो बाय, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू।